हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री विद विकास टॉक में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आरएनएस थ्योरी या आरएनएस सहकल्पना। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि अम्ल, क्षार और लवण होते क्या है। आज उनकी कुछ सहकल्पनाएं पढ़ लेते हैं, जिसमें सबसे पहली जो आती है वो आती है आरएनएस की सहकल्पना। अब आरएनएस ने अम्ल और क्षार की पहचान के बारे में कुछ परिभाषाएं दी। उन्होंने बताया कि वे पदार्थ जो जल में H+ आयन देते हैं वो अम्ल होते हैं। ठीक है, यानी उन्होंने ये कहा कि ऐसे वे सारे पदार्थ जो जिन्हें अम्ल में अगर घोला जाए तो वो अगर H+ आयन दे तो वो सारे अम्ल कहलाएंगे, और वे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर OH- आयन दिया जाता है उनके द्वारा तो उसे हम क्षार कहते हैं। ठीक है, तो अम्ल और क्षार की परिभाषा को उन्होंने दो भागों में बांट दिया और उन्होंने ये कहा कि अम्ल वे पदार्थ होंगे, क्या कहा कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। ठीक है, तो उन्हें तो हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। और क्षार किसे कहते हैं? क्षार वे होते हैं जो जल में घुलने पर OH- आयन देते हैं। तो हम लिख सकते हैं वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH- आयन देते हैं। हमने ये बात पहले भी पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि अम्ल H+ आयन होते हैं और क्षार वाले जितने भी होते हैं वो OH- आयन वाले होते हैं। ठीक है, तो वही बात आरएनएस ने भी बता दी। तो H+ आयन जो देंगे जल में घुलकर वो तो अम्ल होंगे, और क्षार वे होंगे जो OH- आयन देंगे। ठीक है, अब अम्ल और क्षार जो थे उनको भी दो भागों में डिवाइड किया गया। दो भागों का मतलब कि अम्ल को भी दो भागों में बांटा गया, एक तो प्रबल अम्ल और दूसरा दुर्बल अम्ल। ठीक है, इसी तरीके से क्षार को भी दो भागों में बांटा गया, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। ठीक है, सिंपल सा याद रखने का तरीका कि अम्ल में दो तरह से होंगे, प्रबल और दुर्बल। क्षार में भी प्रबल और दुर्बल। ठीक है, एक एक के बारे में समझेंगे ताकि आप लोग को पता चले कि प्रबल अम्ल क्या होता है और दुर्बल अम्ल क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रबल अम्ल की। तो अम्ल में सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे प्रबल अम्ल की। जिसे स्ट्रॉन्ग एसिड भी कहा जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो प्रबल अम्ल है, प्रबल क्षार है? तो हम कहते हैं कि वे अम्ल जो जल में घुलने पर पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं। हम क्या कहेंगे? वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं। वियोजित होने का मतलब ये होता है कि वो पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाएंगे। ठीक है, वियोजित हो जाते हैं। जैसे HCl। देखिए, HCl को जैसे ही मैं जल के अंदर घोलता हूं, मैंने HCl लिया और उसे पानी के अंदर या जल के अंदर घोल दिया, तो जैसे ही मैं जल के अंदर घोलता हूं ये H+ और Cl- आयनों में टूट गया। देखिए, जितना भी H+ आयन था सारा का सारा अलग हो गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये प्रबल अम्ल है। सिंपल सा याद रखना हो तो हम कह सकते हैं कि इसमें जितने भी H+ आयन थे वो सारे के सारे अलग हो गए। ठीक है, कोई भी आयन H+ आयन जो है वो बचा नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ये प्रबल अम्ल होगा। ये हमको याद रखना है। सेकेंड एग्जांपल है H2SO4। ठीक है, इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल होगा ये? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसे रसायनों का राजा कहते हैं। पूछा जाए रसायनों का राजा कौन सा होता है तो हम कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, और पूछे क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा जितनी भी इंडस्ट्रीज है
उन सब में H2SO4 का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। अब इसकी अगर बात करें तो ये भी दो तरह के आयनों में विभाजित हो जाएगा, एक तो H+ और दूसरा SO4 2-। तो देखिए इसके पास दो H+ आयन थे, तो दोनों के दोनों H+ आयन यहां पर वियोजित हो गए और कोई भी H+ आयन अलग से बचा हुआ प्राप्त नहीं हो रहा, जितना भी आयन था वो सारा अलग हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम कहते हैं कि प्रबल अम्ल जितने भी होते हैं वो पूर्ण रूप से जल में वियोजित होते हैं। ठीक है, ये हमको याद रखना है। अब नेक्स्ट बात, एक चीज आपको पता होनी चाहिए, मैं आप लोग को बता देता हूं कि जब इन्हें जल में घोला जाता है, देखिए जैसे मैं H+ इसको लेता हूं, HCl लिया था मैंने, HCl को किस में घोल रहा था मैंने HCl लिया था, उसको पानी में घोल रहा था, यानी H2O में घोल रहा था। ठीक है, तो जैसे ही इसमें घोला जाता है तो देखिए HCl कौन कौन से आयनों में बढ़ता है, तो हम कहते हैं H+ और Cl-। तो जैसे ही इसमें से H+ बाहर निकलता है वो इस H2O के साथ मिल जाता है। तो देखिए ये मिल गया, तो पहले क्या था H2O, अब एक और H+ आ गया, इसका H+ जो था वो इसके साथ मिल गया, अब H2 की जगह क्या हो जाएगा H3O। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन यहां पे आया, इस कारण से यहां पर क्या आ जाता है प्लस। देखो एक अतिरिक्त हाइड्रोजन इसके साथ मिल गया ना, इसी कारण से यहां पर H3O+ का हो जाता है। इसे कहा जाता है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, और क्या बचा था Cl, तो वो Cl उस आयन के रूप में वहां रहता है। तो इस तरह से हम ये चीज भी कह सकते हैं कि जब हम किसी अम्ल को, चाहे वो दुर्बल हो चाहे प्रबल हो, इससे कोई मतलब नहीं, जब भी हम किसी अम्ल को जल में घोलते हैं वो अम्ल का H+ आयन उस जल के साथ जुड़कर, देखो जल के साथ जुड़ा ना, जल के साथ जुड़कर क्या बना लेता है हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, और बाकी बचा हुआ जो उसका आयन होता है वो अलग हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने कहा कि प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं और किसका निर्माण करेंगे, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, अब सेकंड बात करते हैं हम दुर्बल अम्ल की, कि दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। सेकंड है तो दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते। तो परिभाषा क्या लिखेंगे, वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं। ठीक है, तो वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होंगे यानी अलग नहीं हुए, वो सभी हमारे दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। ठीक है, इसमें हमारे जो सबसे पहला एग्जांपल रहेगा वो रहेगा एसिटिक अम्ल का, CH3COOH, इसे एसिटिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है, तो इसको अगर हम जल में घोलते हैं तो ये पूर्ण रूप से आयनों में नहीं टूटेगा, जैसे H+ आयन बनेगा इससे और दूसरा बनेगा देखो CH3COO-। तो देखिए इसमें H+ बाहर निकला है, इसका मतलब ये अम्ल तो है, लेकिन क्या सारे के सारे H+ आयन बाहर निकल चुके हैं, तो हम कहते हैं नहीं। देखिए इसमें H+ आयन और भी थे जो इसमें से बाहर नहीं निकले, इस कारण से ये कैसा अम्ल कहलाया, दुर्बल अम्ल। अगर इसमें से सारे के सारे H+ आयन निकल जाते तो हम कहते हैं ये प्रबल अम्ल है। ठीक है, तो H+ आयन बाहर निकल गया। अब ये H+ आयन भी वैसी क्रिया करता है जल के साथ जैसे प्रबल अम्ल कर रहे थे, यानी इसको अगर क्रिया को अगर मैं लिखूं, जैसे मैंने ये दुर्बल अम्ल लिया और इसको मैंने जल में घोला, तो इसमें से आयन अलग होंगे, तो ये आयन अलग हुआ और इसके साथ मिलकर क्या बना लिया, हाइड्रोनियम आयन। और प्लस क्या बन रहा है हमारे, CH3COO-। देखो वैसा का वैसा बना, H+ जो अलग हुआ था वो जल के साथ जुड़ा। ठीक है, तो ये क्रिया हो गई हमारे किसकी, दुर्बल अम्ल की। तो ये हो गया हमारे पहला एग्जांपल। ठीक है, और दूसरे एग्जांपल की बात करें, दूसरा एग्जांपल है हमारे H2CO3। H2CO3 के अंदर भी क्या होता है
कि दो तरह के आयन देखिए बाहर निकलेंगे, एक तो निकलेगा H प्लस और एक निकलेगा HCO3 माइनस। तो इसमें भी देखिए क्या दो जितने भी हाइड्रोजन थे वो सारे के सारे अलग हुए, तो हम कहते हैं देखिए सारे के सारे हाइड्रोजन अलग नहीं हुए, और जब सारे के सारे हाइड्रोजन अलग नहीं हो पाए तो इसलिए ये कैसा अम्ल कहलाया, हमारे दुर्बल अम्ल। ठीक है, अगर इसके अंदर दोनों हाइड्रोजन अलग हो जाते, जैसे H2SO4 में हुए थे, दो के दो हाइड्रोजन अलग हो गए, तो हम कहते हैं कि प्रबल अम्ल है, बट इसमें एक ही हाइड्रोजन अलग हुआ और बाकी HCO3 के रूप में अलग हो गए, इसलिए ये दुर्बल अम्ल है। इसमें भी वही क्रिया होगी जो हमारे एसिडिक अम्ल में हुई थी जल के साथ। ठीक है, तो दुर्बल अम्ल को हमने समझ लिया अच्छी तरह से। अब बात करते हैं हम क्षार की। तो क्षार में हमारे जो सबसे पहले आता है वो कौन सा क्षार आता है, प्रबल क्षार। प्रबल क्षार किसे कहेंगे हम, कि वे क्षार जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं। तो वे क्षार जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं। देखो सिंपल सी परिभाषा है, इतनी कंफ्यूज नहीं करेगी आपको। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करूं तो मैं कहता हूं NaOH। ठीक है, तो NaOH के अंदर होता क्या है कि इसे जैसे ही जल में घोला गया, इसमें से दो तरह के आयन बने, Na प्लस और OH माइनस। ठीक है, तो देखिए जितना भी OH माइनस आयन था वो सारा का सारा यहां पर अलग हो गया, इसीलिए इसे कहा जा रहा है प्रबल क्षार। ठीक है, अगर कुछ मात्रा में आयन्स जल में बच जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये प्रबल क्षार नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें पूर्ण रूप से आयन वियोजित हो गए, इस कारण से ये हमारे प्रबल क्षार कहलाए। इसमें हाइड्रोनियम आयन नहीं बनेगा। हाइड्रोनियम आयन H प्लस आयन के कारण बनता है, OH माइनस आयन के कारण नहीं, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। अगर पूछा जाए हाइड्रोनियम आयन का निर्माण अम्ल के कारण होता है या क्षार के कारण, तो हम कहेंगे अम्ल के कारण। ठीक है, क्षार के कारण नहीं, क्योंकि यहाँ तो OH माइनस बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारे था प्रबल क्षार का। अब प्रबल क्षार के अंदर हमने समझ लिया आयन में बदल चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रबल क्षार के बाद में सेकंड आता है हमारे दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार की सेम वही परिभाषा रखनी है कि वे क्षार जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते। यानी वे क्षार जो जल में पूर्ण रूप से अलग नहीं होंगे, उसमें कुछ ना कुछ आयन बच जाएगा। जैसे हम बात करें तो हम बात करते हैं NH4OH की। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो हम बात करते हैं MgOH का होल ट्वाइस इसकी। ठीक है, तो ये दोनों तरह के आयन जो होते हैं यौगिक जो है, अगर इन्हें मैं जैसे ही जल में घोलता हूं तो जल में घोलने पर इसमें होगा क्या कि OH माइनस आयन अलग तो होगा, तो इसमें पूर्ण रूप से वियोजन नहीं हो पाएगा। इसमें पूर्ण रूप से वियोजन नहीं हो पाएगा। ठीक है, और जितने भी OH माइनस है वो हमें प्राप्त नहीं हो पाते। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि दुर्बल क्षार जितने भी होते हैं उनके अंदर पूर्ण रूप से जल में वियोजन नहीं हो पाता। ये हमें दो एग्जांपल याद रखने हैं। ठीक है, अगर एक को समझाना चाहूं, जैसे MgOH का होल ट्वाइस है, अगर मैं इसे जल में घोलूं, ठीक है, तो अगर जल में घोला जाए तो ये कुछ नए पदार्थ भी बनाता है। ठीक है, जैसे MgO भी बना सकता है। ठीक है, OH प्लस आयन तो इसमें बाहर निकलता ही है, लेकिन इसमें MgO का भी निर्माण होता है। ठीक है, तो इस कारण से कहता हूं कि ये दुर्बल क्षार है। आप लोगों को सिंपल सा इसमें याद रखना है कि प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार क्या होते हैं और इसका एक एग्जांपल। इससे ज्यादा आपके कोई क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, ये दो एग्जांपल हो गए। अब नेक्स्ट बात करते हैं, आरएनएस ने जब अम्ल क्षार के बारे में बताया तो उन्होंने इसके अंदर देखिए अम्ल, क्षार और लवण, तो लवण के बारे में भी उन्होंने कुछ बातें इसके अंदर बताई कि जब देखिए लवण के बारे में उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा
कि जब H प्लस आयन और OH आयन आपस में मिलते हैं, देखिए H प्लस आयन व OH माइनस आयन आपस में मिलकर H2O का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो H प्लस आयन और OH माइनस आपस में मिलेंगे। H प्लस कहां से आया? अम्ल से। OH कहां से आया? क्षार से। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो हमारे H2O का निर्माण होगा। यही हमारे क्या कहलाता है? लवण कहलाता है। ठीक है। तो आर्यनीज ने क्या कहा था, पता चला आपको कि जब H प्लस आयन और OH माइनस आयन आपस में मिलते हैं तो H2O का निर्माण होता है। यही हमारे लवण की कह लीजिए उदासीनीकरण अभिक्रिया कह लीजिए, यही होती है। ठीक है। अगर पूछे भाई आर्यनीज के अकॉर्डिंग हमारी उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, तो हम कहते हैं आर्यनीज के अकॉर्डिंग उदासीनीकरण अभिक्रिया में जब H प्लस आयन और OH माइनस आयन आपस में मिलते हैं तो H2O का निर्माण होता है। ठीक है। तो ये हो गई हमारी सिंपल सी आर्यनीज की अवधारणा या सकल्पना। ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सिंपल सी थ्योरी है, इसके अंदर कंफ्यूज कुछ भी नहीं करेगा आपको। आप लोग को सिंपल से याद रखना है और एक सिंपल सी रिएक्शन को भी दिमाग में रखना है। नेक्स्ट हमारा रहेगा बॉस्टन-लॉरी थ्योरी, जिसके अंदर हम एक नई अम्ल क्षार अभिक्रिया के बारे में समझेंगे कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है। आपको कोई चीज इसमें कंफ्यूज करे तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं। थैंक यू।